हाँ जी, शुरू करते हैं उस बाबरकत नाम से जिसने इंसान को मट्टी से पैदा करके उसके नथनों में दम फूका और उसे जीती जान करार देकर अपना नायब यानी खलीफा होने का दर्जा भी दिया है। आज इसी वाले से उस बुनियादी चीज का हम तज़किरा करेंगे जिसकी बुनियाद पर इंसान को अपना नायब या खलीफा होने का वो दर्जा मिलता जिसे इल्म के नाम से पुकारते हैं। इसी एतबार से आज हम अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर शफाक अहमद विर्क साहब से उनकी जुबानी हम इस इल्म की अहमियत और अफादियत और ख़ासकर कौमी ज़ुबान का एक कौम की तरक्की के हवाले से और मौजूदा नस्ल के दरमियान जो गैप बन चुका है कौमी ज़ुबान के हवाले से, इन चीज़ों को खासकर आज इनकी ज़ुबानी सुनेंगे और देखेंगे कि बुनियादी तौर पर आज का जो हमारा तज़किरा है, हमारी जो आज का सूरत हाल है, ये क्यों बिगड़ चुकी है। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे जो पीपीएस के एग्जाम के हवाले से तलबा तालिबात हैं, उनके जो सवालात हैं उनकी रोशनी में इस बात को भी जानेंगे कि आज इस हवाले से जो तलबा परेशान हैं उनका इस मसाइल का हल वो किस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आपकी इस खिदमत का सर, आपकी इन कीमती लम्हात का कि जो आपने आज की तलबा तालिबात के हवाले से और ख़ासकर नौजवान नस्ल जो आज अपनी कौमी ज़ुबान के हवाले से परेशान है कि वो किस तरह अपनी कौमी ज़ुबान बना सकते हैं या इसको आने वाले जो पीपीएस के एग्ज़ाम है या पीएस का एग्ज़ाम है बतौर लेक्चरशिप किस तरह तहरीर इम्तहान वो पास कर सकते हैं। आज इसी वजह से थोड़ा सा आपसे जिक्र करेंगे। तो इस हवाले से मैं खुदाबंद करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आपको और हमें सबको एक तंदुरुस्ती अता की है। साथ ही साथ हमारे एमफिल स्कॉलर एफसी कॉलेज से सैयद इनामाबाद जो जंग से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं और उस्ताद मुस्तफ़ा के शागिर्द भी हैं, वो भी साथ हमारे आज साथ देंगे और इस हवाले से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले सर आपकी इस गुफ्तगू के हवाले से मैं आगाज़ करवाना चाहूँगा कि कौमी ज़ुबान की जो अहमियत और अफादियत आजकल खो चुकी है, इस हवाले से कौन से ऐसे लाहे अमल अख्तियार किया जा सकता है ताकि दीगर अक़वाम की तरह हम इसको भी अपनी कौमी ज़ुबान का बाकायदा वो दर्जा वो दे सकें। बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौमी ज़ुबान किसी भी कौम के लिए उसकी तरक्की में वही उसका किरदार है जितना इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन का। ये चीज़ पता नहीं हमारे हुक्मरानों को क्यों समझ में नहीं आई, या वो समझना नहीं चाहते, या उनकी क्या मजबूरियां हैं, या उनकी क्या चालाकियां हैं। ज़ुबान के बगैर अगर हम तरक्की कर सकते होते तो हमारा जो हाल 75 साल से है, मैं तो ये कहा करता हूँ कि अंग्रेज़ी हमारे बर्रे सगीर में 400 साल पहले दाखिल हुई थी। 1757 में बंगाल भी फतह कर लिया उन्होंने, 1857 में वो पूरे हिंदुस्तान पे भी काबज़ हो गए। तब से लेके अंग्रेज़ी को हमने सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम, और 75 साल से तो हम अलग एक मुल्क भी बना चुके हैं, इसमें लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ा रहे हैं। इतने सालों में अगर हम 4 सदियों में इस ज़ुबान से राब्ता रखने के बावजूद अगर हम इस ज़ुबान में बाज़ार से इस ज़ुबान में किलो भिंडियाँ नहीं ख़रीद सकते तो मतलब आप इससे अंदाज़ा माँ से जो है वो इस ज़ुबान में लाड नहीं सुन सकते, किसी को डांट नहीं सकते, तो मतलब ये है कि शादी ब्याह के जो गीत हैं उनका हम अंग्रेजी में तर्जमा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया का क्या आप तर्जमा करेंगे? सर ये है मतलब ये है कि कोई ज़ुबान जो है वो सिर्फ बोलने वाली चीज़ नहीं होती। ज़ुबान हमारी नस नस में, ज़ुबान हमारे चारों तरफ, वही मैंने बताया ना, ऑक्सीजन की तरह मौजूद होती है। वो एक कल्चर होती है, वो एक रहने सहने का सलीका होता है। तो मतलब ये है कि जब तक हम इसको इख्तियार नहीं करेंगे, हमारी तरक्की का सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब अंग्रेज़ी को बुरा भला कहना नहीं है। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी ज़ुबान है जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। अंग्रेज़ी जो है वो अब सारी ज़िंदगी शेक्सपियर पढ़ते रहें आप, और बाकी जो है वो पढ़ते रहें। अब यूरोप अमेरिका चले जाएं, आप कहेंगे कि पाकिस्तान से आए हैं, आपसे शेक्सपियर या गोएटे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल, वो पूछेंगे गालिब कौन है, वो इकबाल के बारे में सवाल। अगर आपको इकबाल पे, अगर आपको गालिब पे, मीर पे, फैज़ पे, मंटो पे, आज मंटो का आपको पता है कि जन्मदिन भी है, तो मतलब अगर आपको अपने ये याद नहीं है, वो आपको आपकी जो शख्सियात हैं उनके हवाले से सनद देखना चाहते हैं, क्योंकि अपनों को वो खुद आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इसलिए ये पता नहीं किस चक्कर में हम ये चीज़ें पढ़े। और फिर ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई सरमाया नहीं है ज़ुबान की। ज़ुबान बड़ी रिच है
اور زبان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ بڑے فخر کے ساتھ ہم اپنی اس زبان کو دوسری زبانوں کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں. سر دوسرا اہم سوال ہے کہ ان دنوں پی پی ایس نے یا ایف پی ایس نے جو سیٹیں ہیں لیکچررشپ کی وہ اناؤنس کی ہوئی ہیں. تو بہت سے طلبہ کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے بھی کتابیں تیاری بھی کرتے, اس کے باوجود وہ تحریر طرح وہ پاس نہیں کر پاتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ کیا لاجک ہے وہ کر نہیں پاتے ہیں؟ ہاں, یہ میرا تو اس میں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو صرف امتحان کے لیے نہ سیکھیں. اس کو اگر آپ اردو زبان میں آ گئے ہیں نا, آپ اس دائرے میں ہر چیز کا دائرہ ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, تو آپ دائرہ اردو میں داخل ہو جائیں. مطلب یہ کہ اس سے محبت کرنے لگیں, اس زبان کو اپنا لیں. مطلب یہ کہ دو طرح کا علم ہوتا ہے. مطلب یہ جو اردو سے ساتھ ہمارا تعلق ہے دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ڈگری اورینٹڈ ہوتا ہے, ایک نالج جو ہے وہ اورینٹڈ ہوتا ہے. ہم زیادہ تر میں جو لوگوں کی ناکامی کی وجہ جو میں دیکھتا ہوں, انہوں نے امتحانی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے. زبان سے وہ علم جو ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ قطرہ قطرہ آپ کی شخصیت میں وہ جو ہے وہ جرہ جرہ آپ کے اندر وہ جو ہے وہ داخل ہوتا چلا جاتا ہے, شامل ہوتا چلا جاتا ہے. آپ پہلے تو اس زبان کو اون کریں. مطلب ٹھیک ہے نوکری مل جائے گی, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ ملنی ہی ملنی ہے جب آپ اس طرف آئے ہیں. آج نہیں تو کل, دیر ہے اندھیر نہیں ہے, میں اس چیز کا قائل ہوں. تو وہ تو ہو جائے گا, لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ اس زبان سے بچے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت رٹا نہ لگائیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں چیزوں کو. میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ہی کتنا اردو ادب جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ لیں. مطلب کل کی بات ہے, ابھی مطلب دکن سے یہ شروع ہوا, زیادہ اس سے پیچھے بھی مطلب ہے کہ اتنا زیادہ جانے کی زبان کے بارے میں جو بحثیں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. کس نے کیا کہا, نصیر الدین ہاشمی کیا کہتے ہیں, محمود شیرانی کیا کہتے ہیں, کس کو آغا سہیل وہ سہیل بخاری کیا کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں ایک زمانی ترتیب سے. میں تو بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی تاریخ خود بنائیں. کسی اچھی سی تاریخ کو لے لیں, مطلب ایک سے زیادہ تاریخیں لے لیں. مطلب یہ اور پھر یہ کہ یہ صرف امتحان کے لیے نہیں ہوگا. اگر آپ استاد بن جاتے ہیں تو اس کی آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. بالکل, یہ حقیقت. آپ پڑھتے چلے جائیں. آپ دکنی ادب سے پہلے جو اردو زبان کے بارے میں مختلف مباحث ہیں وہ ہر زبان کے بارے میں ہوتے ہیں, کیونکہ زبان ٹھیکے پہ نہیں بنتی. زبان ایک طویل جو ہے وہ پروسیس کا نام ہے, وہ مختلف زبانوں سے ملتی ہے, وہ لوگوں مختلف کلچر. یہ الحمدللہ مطلب اردو زبان کے ساتھ یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ اس نے کئی کلچر جو ہے وہ دیکھیں, کئی تہذیبوں, یہ کم از کم 4 تہذیبوں کا اس نے پانی پیا ہوا ہے. عربی ہمارے مذہب کی وجہ سے آ گئی, فارسی ہمارے کلچر کی وجہ سے آ گئی, ہندی ہمارے رہن سہن کی وجہ سے آ گئی, انگریزی جو ہے وہ انگریزوں کے یہاں. تو 4 تہذیبیں اس زبان کے اندر موجود ہیں. تو 4 خوبصورتیاں اس کے اندر موجود ہیں. جتنے ساؤنڈ, جتنی آوازیں اس زبان کے اندر موجود ہیں شاید ہی دنیا کی کسی. تو اس لیے پہلے تو اس پہ فخر کرنا سیکھیں. مطلب بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایم اے میں ہوتے ہیں, ایم فل میں ہوتے ہیں, ان کو اردو میں میسج کرنا نہیں آتا, یا وہ اپنی حتک یا توہین سمجھتے ہیں. پہلے تو اس سے محبت کریں, اور اس میں بات کرنا, اس میں لکھنا, اس میں میسج کرنا, اس میں میڈیا کو استعمال کرنا, وہ اگر آپ کو آ جاتا ہے تو باقی ساری چیزیں رفتہ رفتہ. تو پھر یہ تیاری جو کریں نا اس کو اپنے حافظے کا, اپنی ذات کا حصہ بنائیں. مطلب صرف وقتی طور پہ اس کو نہ کریں. تو اس لیے اپنی ایک تاریخ مرتب کریں. موجودہ دور کا کام ہی کتنا ہے. میں تو مطلب یہ کہتا ہوں کہ ایک صفحہ وہ بناتے چلے جائیں. مختلف جو ایونٹس ہیں, جو مختلف تحریکیں گزری ہیں, مختلف وہ پتہ ہی ہے آپ کو. اردو ادب کی جو ہسٹری ہے نا, تاریخ ہے, وہ طالب علم کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. مطلب اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کوئی کب تھی, اس کو پتہ ہونا چاہیے ترقی پسند تحریک کیا تھی, اس کے مقاصد کیا تھے, مطلب کب ہوئی, کون لوگ اس میں شامل تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. مخزن کیا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. سر سید تحریک میں کون لوگ تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے. فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ کیا تھا, کس مقصد کے لیے بنا تھا, لیکن کیا اثرات اس کے اردو ادب پہ مرتب ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے اوپر.
بچے کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو لکھتے نہیں ہیں، چیزوں کو ہضم نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے میموری ڈیٹا جو ٹیمپریری ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جب چیزوں کو سمجھ کے پڑھا ہوا ہو نا، وہ جب بھی میں تو مطلب بچوں سے یہی کہتا ہوں، مجھے تو پرائمری جماعت میں جب میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ شعر سے ایک تعلق قائم ہو گیا نا، شعر سے ایک محبت قائم ہو گئی. مجھے وہ شعر بھی یاد ہیں جو میں نے دوسری جماعت میں پڑھے تھے، جو میں نے میٹرک میں پڑھے تھے وہ بھی یاد ہیں، آگے جو انٹرمیڈیٹ میں آگے جو. تو یہ سلسلہ جو ہے، اس سے اردو سے محبت کا اگر آپ جاری رکھیں گے، تیاری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے صرف اردو زبان جو ہے وہ اور ادب کے حوالے سے ہی نہیں، جنرل نالج، میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کا جنرل نالج بہت کمزور ہے. علم جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک لفظ، اگر آپ ایک شعر، اگر آپ ایک آیت، اگر آپ ایک انفارمیشن روز رات کو مطلب ہے کہ یاد کر کے ایسے ہی سمجھیں کہ یہ آپ کی خوراک کا حصہ ہے. یہ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے. ہاں چلو میڈیکل ڈاکٹر نے نہ سے کسی ادبی ڈاکٹر نے یہ نسخہ بتایا ہوا ہے. آج تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک نئی چیز، کوئی ایک دو باتیں مطلب نئی، ایک رائٹر کو پکڑ لیں، اس کے بارے میں منٹو کی، آج دیکھیں نا، سمجھیں جی منٹو کا جنم دن ہے، منٹو کی کتابوں پہ ایک نظر ڈال لیں، منٹو کے جو مجموعی رویے کیا ہے، منٹو کا جو اغلب رویہ ہے وہ کیا ہے، منٹو کا، تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا رائٹر ہے، منٹو اتنا بڑا رائٹر ہے کہ شاید مطلب ہے کہ اتنا بڑا افسانہ نگار دنیا میں یا اردو زبان میں تو ہے ہی نہیں. تو مطلب ہے کہ اس کو اس طرح سے آتے رہتے ہیں. جنم دن دیکھ لیں یا کوئی آپ کا پسند. اور پھر یہ ہے کہ اگر مطلب اس میں آنا ہے تو اصناف، اردو ادب کی جو اصناف ہیں اس کو ہسٹری کی ترتیب سے دیکھ لیں، زمانی ترتیب سے، یا اصناف کے حوالے سے دیکھ لیں. 8-10 اصناف اردو کی تیار کر لیں، 8-10 جو ہیں وہ نثر میں دیکھ لیں. ہاں جی، داستان، ناول، افسانہ، سفر نامہ، مطلب یہ خاکہ ہے، سوانح عمری ہے، آپ بیتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تنقید ہے. اس طرح سے شاعری میں حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے. تو آگے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مثنوی ہے، مرثیہ ہے، ہائیکو تک وغیرہ وغیرہ، قطع ہے، رباعی ہے. تو مطلب ان کو تھوڑا تھوڑا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل فنگر ٹپس پہ آ جائے گا. غزل کہاں سے شروع ہوئی تھی، کون پہلا ہے، موجودہ دور میں چند پاکستان کے بعد کا جو ادب ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ایک نظر دیکھ لیں. تو اس طرح سے جو میں نے بتایا نا کہ اگر آپ اپنی تاریخ بنا لیں گے نا، وہ ایک ڈائری، ایک کاپی، وہ ساری زندگی آپ کی اپنی ریٹائرمنٹ تک آپ کے کام آئے گا. تو اس لیے وہ اس طرح کا نالج بنائیں اور اس کو اپنی، اور پھر اس کی پریکٹس بھی کریں. مطلب تھوڑا بہت اگر آپ ایک دوسرے کا 2-4 دوست مل کے انٹرویو کریں گے تو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے آزماتی ہیں. یہ بڑی ایک اچھی نا ہمیں سمجھنے کے لیے اور خاص کر سیکھنے کے لیے چیز ملی ہے کہ آپ اپنے خود نوٹس بنائے اپنے ہاتھوں سے لے کے. ایک تو آپ کا حافظہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ پرماننٹ چیز آپ کے ساتھ رہتی ہے. سر دوسری چیز اکثر اوقات بچے یہ سوال کرتے ہیں، طلبہ طالبات ہے کہ فلاں ٹیچر کہ فلاں صنف پہ آپ زیادہ زور دیں، فلاں صنف پہ شاعری کے اعتبار سے گئے، غزل پہ یا نظم پہ گئے. تو آپ کیا اس بارے سے اتفاق کرتے ہیں یا اپنی رائے کیا دیتے ہیں کہ کسی ایک صنف پہ اتفاق کرنے یا کہ اس کو مکمل طور پہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے؟ نہیں، ایک صنف پہ تو کرنے کی، اردو ایک صنف کا نام نہیں ہے. اور پھر جو پیپر بنائے گا وہ کیوں ایک صنف پہ فوکس کرے گا؟ مطلب ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ کسی حوالے سے بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. تو اس لیے کسی ایک صنف پہ نہیں. میں کہتا ہوں اصناف ہیں کتنی، مطلب ہم نے ایک اس کو ہوا بنایا ہوا ہے نا. جی بالکل. جب آپ اس کو ایک صنف کو آپ روز ایک صنف کو آپ ایک دن میں پڑھ لیں، اس میں کچھ جو ضروری باتیں ہیں وہ نوٹ کر لیں. اگلے دن دوسری داستان کو پڑھ لیں، اگلے دن ناول کو پڑھ لیں. وہ تو ایک ارتقاء ہے. وہ بذات خود ان چیزوں کا، فکشن کو آپ دیکھیں گے تو داستان سے سفر شروع ہونے والا جو ہے افسانے پہ آ کے بلکہ اب مائکرو فکشن تک آ گیا. اسی طرح سے آپ باقی چیزیں بھی دیکھ لیں گے. مطلب ہے کہ آپ بیتی جو ہے اور سوانح عمری جو ہے وہ خاکے میں جو ہے وہ منقلب ہو چکی. تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں، وہ سمٹتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک صنف کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ٹائم دینا چاہیے. اور سب پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب جی مجھے مطلب مثنوی تو بہت آتی ہے لیکن مجھے جو ہے وہ قطع کا یا رباعی کا نہیں پتہ.
ये नहीं मतलब है कि उर्दू अदब के तालिब इल्म को इस तरह का माजरत खाना या रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, ऐसे ही उसको अदब का तालिब इल्म होना यानी चाहिए। ये भी हमने आज एक चीज़ जानी, क्योंकि अक्सर ये सवालात आते भी हैं, तलबा तलिबा पूछते भी हैं जी फलां सिंफ के बारे में फलां टीचर कहते हैं, तो उस्ताद मोहतरम ने ये भी क्लियर कर दिया कि हमें एक सिंफ पे एतबार नहीं बल्कि हमने सारी को मजमूई तो देखना है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप उर्दू के उस्ताद हैं, किसी एक सिंफ के उस्ताद नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें जानना भी जरूरी है। तो अभी मैं सैयद इनाम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, उनके जो सवालात हैं वो अपने क्लियर करना चाहते हैं ताकि तलबा और तलिबात की मजीद वो रहनुमाई हो सके। जी बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपने कीमती वक्त निकाला। तो सर मेरे बुनियादी सवाल हैं तैयारी के हवाला से कि सर एक मफरूज़ा ये भी पाया जाता है लोगों में कि जो सवाल आपको नहीं आते उन पे तुक्का मत लगाएं, छोड़ दें उनको, जितने सवाल आपको आते हैं आप उतने सवाल कर लें। क्या सर तुक्का लगाना चाहिए? और दूसरा सर तुक्का लगाने के लिए किस चीज़ को मदद, क्योंकि सर लोग कहते हैं कि जो ऑप्शन बी है और सी है इसमें ज़्यादातर दुरुस्त जवाब होते हैं, क्या सर ये बात हकीकत है? ये भी अपना वो क्या कहते हैं चूरन बेचने वाली चीज़ है। तो मतलब ये है कि मतलब बी और सी और डी मतलब ये क्या मतलब ये कोई ऐसा मुस्तकिल तो लाया अमल हो नहीं सकता। किसी ज़माने में बी में ज़्यादा आगे होंगे, किसी ज़माने में ए में ज़्यादा जवाब आगे, ये कोई नहीं, ये बिल्कुल ही लायानी किस्म की बात है। दूसरा जहाँ तक ये है कि और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बहुत बड़ी इजादात और बहुत बड़ी थ्योरीज तुक्का लगाने से जो है वो सामने आ गई हैं। तो इसलिए मैं तो तुक्का लगाने से कभी मना नहीं करूँगा कि अगर जो आपको आते हैं, मैं ये कहता हूँ बच्चों से कि अगर वो पेपर हल करने के लिए जाएँ तो वो कम से कम ये है कि उनको 3 अटैम्प्ट करें उस पर। पहली अटैम्प्ट में वो एक जो उसको 100% जो आते हैं सवाल उनको करें, जितने भी हैं। मतलब है कि जहाँ कन्फ्यूजन है छोड़ते जाएं, मतलब है जहाँ वो क्लियर हैं उसको करते जाएं। फिर दूसरा राउंड जो है वो उसमें करें कि कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा और निस्बतन उसको बेहतर उनको कर लें। फिर तीसरे राउंड में मैं कहता हूँ कि सवाल छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है लेकिन होती रहे, वो भी मेरा ख्याल 4 सवाल अगर गलत हों तो 1 नंबर कटता है। तो अगर उसमें 4 सवाल में से अगर 3 सही भी तो हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो गया तो वो लेवल तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप पे थोड़ा सा इत्माद जो है वो करना चाहिए। ज़हन के अंदर ज़ाहिर है एक अगलब 4 अगर ऑप्शन हैं तो एक की तरफ ज़्यादा ज़हन जो है वो मायल हो रहा है। तो अपने आप को आजमाएं ना, और फिर ये होगा कि फिर आप जाके चेक करेंगे, देखेंगे, करेंगे। ख़ास तौर पे जो पेपर्स आए हुए होते हैं माजी में उनको भी देख लेना चाहिए। तो ये भी बहुत मुआवन साबित होते हैं इसको हल करने के। सर इसके अलावा गाइड्स के हवाले से सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि सर बिल्कुल कलीद उर्दू आपने मरतब की और वो आपका एक बड़ा हवाला है कलीद उर्दू तैयारी के हवाले से। सर कुछ लोग कहते हैं कि गाइड्स को कर लें क्योंकि वही सवाल रिपीट हो रहे होते हैं, पेपर बनाने वाला नया सवाल नहीं बनाता, उन्हीं गाइड में से उठा के दे देता है। तो क्या सर फोकस गाइड पे करना चाहिए हमारा? पहले भी मैंने कहा है कि गाइड तो एक तरह की आपको रास्ता दिखाने का, ये अब आपने मैं खुद इस्ताई वाली बात आ जाती है। तालिब इल्म ज़ाहिर है मैं 33 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये लिखने का मैं गाइडें मतलब ज़ाहिर है कि वो मेरा हवाला या तारफ़ नहीं है। मकसद ये था कि जब बच्चे पढ़ के आ जाते हैं और वो नौकरी की तरफ या लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आते थे, हम उन्हें कहते थे कि बाज़ार से कोई गाइड बुक ले लें। वो जब बच्चा ज़रा थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता था वो बाज़ारी जो किताबें हैं वो बाज़ारी किताबें होती थी, और उनमें जो इंफॉर्मेशन की प्रूफ की इतनी अगलात होती थी कि वो बच्चे आके फिर हमें दिखाते थे कि ये देखें जी ये है, ये है, ये है। इन चीज़ों से तंग आके और फिर ये इसको एक माली ये बना है या कैसा बना है ये ज़हन में नहीं था मतलब वल्ला। लेकिन ये है उसने हमें माली फ़ायदा भी पहुंचाया, लेकिन ज़हन में ये था कि अपने बच्चों की या वो बच्चे जो हमारी ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले हैं या इसको अपने रिज़्क़ का अपने तारफ़ का हवाला बनाना चाहते हैं, उनकी एक मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल तो उसको ज़हन में रखते हुए 3 प्रोफेसरों को हमने मतलब मैंने अपने दोस्तों के साथ बात की और हमने काफ़ी टाइम उस पर लगा के, और फिर ये सिर्फ टाइम नहीं उस पर मतलब अगरचे बाज़ लोग इसको दूसरे दर्जे का काम समझते रहे, मतलब बाज़ तो नेकी को भी
दूसरे दर्जे का दूसरे काम दर्जे का, समझते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये यकीनन ये एक नेकी समझ के ये किया था। और हर बार हमें कोई तालिब इल्म भी बता देता है कि इसमें फ़लाँ सवाल जो है उसमें कोई प्रूफ की या कंटेंट्स की गलती है, तो हम उसको कंफर्म रिसर्च करके अगर वो वाकई सही है तो उसको दुरुस्त करने की फिर बच्चों तक। पर्चे तो किसी के पास होते ही नहीं थे, जी। हमने ये भी तरद्दुद किया कि बच्चों को ये दिखाएं कि माजी में जो पर्चे होते हैं। तो इसलिए गाइड बुक को देखना ज़रूर चाहिए, मतलब है उसको। लेकिन ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जो आप अदब से आपकी मोहब्बत है, मुतालिया है, वो भी साथ साथ जारी रहना चाहिए। तो 100% नहीं, मतलब 100% इस पे आप वो नहीं कर सकते। साथ साथ आपका जो अदब के साथ लगाव है, जो कुछ आपने MA में, MPhil में या अपने शौक़ के लिए जो कुछ पढ़ा है, वो भी आपका साथ साथ होना चाहिए। तो इसलिए सवाल तो कोई पाबंदी नहीं है बनाने वाले पे। जी। तो आमतौर पे मुम्तहिन जो है वो गाइडों से ले लेते हैं, लेकिन वो बाहर से भी लेगा तो अदब से लेगा ना। है तो तो मैं कहता हूँ आप अदब से मोहब्बत कीजिए, गाइड बुक को एक रहनुमाई के तौर पे। सर इसमें हमारा आखिरी आज का सवाल है कि क्योंकि सर अप्लाई अब शुरू हो गया, 25 तारीख लास्ट है, तो वक्त सर 3 माह ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे, 3.5 माह मिल जाएंगे सर। उसमें किस सीक्वेंस के साथ तैयारी करनी चाहिए कि कम वक्त में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयारी की जा सके? क्या चीज़ों को सर डीपली जाके देखना चाहिए, या जो अहम चीज़ें हैं उन्हें साथ लेके चलना चाहिए, जिसमें आपका रिटर्न भी क्लियर हो सके और साथ इंटरव्यू में भी आपकी मदद हो सके? मैंने तो जो भी आप शुरू में आपको तरीका बताया है वो तो 1 महीने में हो सकती है, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जो आपको बताया कि आप एक अपनी एक किताब लिखें, जी जी। अपनी एक मालूमात जो है वो जो आपको समझ में आए। ये मैंने भी ऐसे ही किया था, मतलब है कि जब हमने ये, हालांकि हमारे ज़माने में इस तरह का कोई शदीद किस्म का वो इम्तिहान नहीं होता था, और हमें कोई इस तरह से तैयारी के लिए कोई ऐसी टिप्स भी कोई नहीं होती थी। जी। हमने लिटरेचर पढ़ा हुआ था, बस ये मतलब है हमें एतमाद था कि हमने लिटरेचर पढ़ा हुआ है। आज बदकिस्मती ये है, मैंने लिखा भी अभी परसों तरसों मेरा कॉलम भी था कि तहकीक को तख्लीक की बद्दुआ लगी हुई है। जी जी। हम तख्लीक से दूर हो गए हैं, हमने नई नई थ्योरीज मुतारफ़ करवा दी हैं, हमने बच्चों को किसी और पटड़ी पे डाल दिया है, लिटरेचर पढ़ना नहीं सिखाया। अदब के तालिब इल्म का मैं आज भी आपके भी इस फोरम पे कहना चाहूँगा, अदब का तालिब इल्म का सबसे बड़ा हवाला ये है कि उसने अच्छी किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं। और अगर आप कहते हैं असनाफ वाइज भी, मतलब जितने बड़े आप देख लीजिए, आज भी हम जितने बड़े बड़े राइटर हैं, मुख्तार मसूद को, मुश्ताक अहमद यूसुफी को, जितने आप देखेंगे उनकी तहरीरें पढ़ के देखिए, मौलाना आज़ाद के अब हयात को पढ़ के देखिए, उनका जो अदब से ताल्लुक़ है, उन्होंने अदब को जुज़ियात के साथ पढ़ा हुआ है। मतलब आज अगर आप, मतलब है कि कितने लोग हैं, मैं असातिज़ा को भी आप देख लीजिए, कितने लोग हैं जिन्होंने फसाना आज़ाद को हाथ भी लगा के देखा है। आपको 90% ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बागो बहार तक नहीं पढ़ी। बिल्कुल ये है तो वो जो इक़्तिबास जो सिलेबस में शामिल था वो पढ़ा हुआ है। तो इसलिए क्लासिक के साथ राब्ता कायम करें, अदब के साथ मोहब्बत करें। बाकी चीज़ें कुदरती तौर पे, मतलब है उनको जांचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये इम्तिहान जो हैं वो आपके झंग से हैं। तो मैं आपको वो उस्ताद दामन का एक शेर भी सुना देता हूँ। वो कहते हैं, रांझा तख्त हज़ारियों टुरे तो सही। क्या बात है। हाँ, रांझा तख्त हज़ारियों टुरे तो सही, पैरा हेठ से आलां दा झंग होता है। मतलब जब आप किसी सफ़र का आगाज़ करते हैं, उसके लिए तहिया करते हैं, तो ये तो टेस्ट तो एक मामूली सी बात है। और टेस्ट के लिए सिर्फ ना पढ़ें, अदब से मोहब्बत के लिए पढ़ें। चलो ये बहुत शुक्रिया सर। आज ये तो बात हमें क्लियर हो चुकी है कि सिर्फ किताबी कीड़ा या रट्टा बनने के बजाय अदब से मोहब्बत के, वही अदब आपके साथ अदब करके आपको आला बुलंदियों पर पहुंचाएगा। यानी ये चीज़ हमारे साथ वो जो तलबा तालिबात इस बात के मफरूज़े कायम करते हैं कि हमें फ़लाँ किताब से, फ़लाँ गाइड से फ़लाँ रट्टा लगाएं या फ़लाँ MCQ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान से आज ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि बजाय इसके उन चीज़ों पर हम अपने कीमती वक्त ज़ाया करें, बल्कि अपने हाथों से खुद नोट्स बनाएं, ताकि वो हमारे इसमें भी, बल्कि आने वाले अय्याम में भी वो कामयाबी कामरानी का वो वसीला बन सके। बहुत शुक्रिया सर आपकी इस मोहब्बत और चाहत और आपकी कीमती लम्हात और रहनुमाई का, ताकि इसके ज़रिए मैं और आप भी, बल्कि मेरा दोस्त और दीगर दोस्त अहबाब तलबा तालिबात भी इसके वसीले से जो उनका मिशन है कामयाबी के अतबार से, वो भी पाया तक मिलता पहुँच गए। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।